हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे 18वीं सदी का भारत भाग 5, जिसमें हम पढ़ेंगे 18वीं सदी में लोगों की सामाजिक आर्थिक व्यवस्था कैसी थी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, उन दिनों का भारत विषमताओं का भी देश हो गया था। मतलब भारतीय समाज में उस समय विषमताएं विद्यमान थी। अत्यंत दरिद्रता, अत्यंत समृद्धि और धन संपदा साथ साथ पाई जाती थी। मतलब गरीब और अमीर दोनों साथ साथ मिल रहे थे। एक तरफ भोग विलास में डूबे धनी और शक्तिशाली सामंत थे, तो दूसरी ओर उत्पीड़ित और पिछड़े किसान जो किसी तरह अपना जीवन निर्वाह कर पाते थे और उन्हें सब प्रकार के अत्याचारों और अन्यायों को सहना पड़ता था। इतना होने पर भी भारतीय जनता का जीवन सब मिलजुला कर उतना खराब नहीं था जितना 19वीं सदी के अंत में 100 वर्षों से अधिक के ब्रिटिश शासन के बाद हुआ। मतलब जीवन तो खराब था, पर उतना खराब नहीं था जितना ब्रिटिश शासन में हो गया था। आगे देखिए, 18वीं सदी के दौरान भारतीय कृषि तकनीक पिछड़ी हुई जड़वत थी। सदियों से उत्पादन की तकनीक ज्यों की त्यों थी। मतलब उसमें कोई सुधार नहीं हुआ था। किसान तकनीकी पिछड़ेपन से उत्पादन में होने वाली कमी को पूरा करने के लिए कठिन परिश्रम करता था। वस्तुतः उसने उत्पादन के क्षेत्र में करिश्मे दिखाए। उसे आमतौर से जमीन की कमी का सामना नहीं करना पड़ा, मगर दुर्भाग्यवश उसे अपने परिश्रम के फल नहीं मिल पाते थे। राज्य, जमींदारों, जागीरदारों, लगान के ठेकेदारों ने उससे अधिकतम रकम उगाने की कोशिश की। मतलब किसान जितनी मेहनत कर रहा था उसका फल उसे नहीं मिल पाता था, क्योंकि जमींदार, जागीरदार, लगान के ठेकेदार उससे रकम वसूल लेते थे। यह बात जिस हद तक मुगल राज्य के लिए सही थी, उतनी ही हद तक मराठा या सिख सरदारों या मुगल राज्य के अन्य उत्तराधिकारों के लिए भी सच थी। मतलब ऐसी व्यवस्था केवल मुगल राज्य में ही नहीं थी कि किसान दुखी था। मराठा राज्य में भी यही स्थिति थी, सिख राज्य में भी यही स्थिति थी, और मुगलों के अधीन जो उत्तराधिकारी राज्य थे वहाँ पर भी यही स्थिति थी। यद्यपि भारतीय गांव बहुत हद तक स्वावलंबी थे और बाहर से थोड़ा सा ही आयात करते थे तथा संचार के साधन पिछड़े हुए थे, इसके बावजूद देश के अंदर एशिया और यूरोप के देशों के साथ मुगलों के शासनकाल में बड़े पैमाने पर व्यापार होता था। भारत फारस की खाड़ी के इलाके से मोती, कच्चा रेशम, ऊन, खजूर, मेवे और गुलाब जल, अरब के इलाके से कहवा, सोना, दवाएं और शहद, चीन से चाय, चीनी, चीनी मिट्टी और रेशम, तिब्बत से सोना, कस्तूरी और ऊनी कपड़ा, सिंगापुर से टिन और इंडोनेशियाई द्वीपों से मसाले, इत्र, शराब और चीनी, अफ्रीका से हाथी दांत और दवाएं, और यूरोप से ऊनी कपड़ा, तांबा, लोहा और सीसा जैसी वस्तुएं और कागज का आयात करता था। भारत के जो निर्यात की सबसे महत्वपूर्ण वस्तु थी वो क्या थे? सूती वस्त्र। क्या थे? सूती वस्त्र। भारतीय सूती कपड़े अपनी उत्कृष्टता के लिए सारी दुनिया में मशहूर थे और उनकी हर जगह मांग थी। भारत कच्चा रेशम और रेशमी कपड़े, लोहे का सामान, नील, शोरा, अफीम, चावल, गेहूं, चीनी, काली मिर्च और अन्य मसाले, रत्न और औषधियां भी निर्यात करता था। तो भारत क्या क्या निर्यात करता था? कच्चा रेशम, रेशमी कपड़े, लोहे का सामान, नील, शोरा, अफीम, चावल, गेहूं, चीनी, काली मिर्च और अन्य मसाले, रत्न और औषधियां। चूँकि भारत हस्तशिल्प और कृषि के उत्पादनों में कुल मिलाकर स्वावलंबी था, इसलिए वह बड़े पैमाने पर विदेशी वस्तुओं का आयात नहीं करता था। दूसरी ओर उसके औद्योगिक और कृषि उत्पादनों के लिए विदेशों में नियमित बाजार था। फलस्वरूप उसका निर्यात उसके आयात से अधिक होता था। मतलब निर्यात क्या था? आयात से अधिक था। विदेशी व्यापार को चांदी और सोने के आयात द्वारा संतुलित किया जाता था। असल में भारत बहुमूल्य धातुओं के खजाने के नाम से जाना जाता था। तो ये 18वीं सदी में भारत के विदेशी व्यापार के बारे में बताया गया था। आगे देखिए, 18वीं सदी के दौरान लगातार लड़ाई और अनेक इलाकों में कानून और व्यवस्था भंग हो जाने से देश के आंतरिक व्यापार को हानि पहुंची। अनेक व्यापारिक केंद्रों को सत्ता के दावेदारों और विदेशी आक्रमणकारियों ने लूट लिया। अनेक व्यापारिक मार्ग डाकुओं के संगठित दलों से भरे हुए थे। व्यापारी और उनके काफिले लगातार लूटे जाते रहे। यहाँ तक कि 2 शाही शहरों दिल्ली और आगरा के बीच की सड़क भी लुटेरों से सुरक्षित नहीं थी। यही नहीं, स्वायत्त प्रांतीय सरकारों और असंख्य स्थानीय सरदारों के उदय के साथ सीमा शुल्क की चौकियां भी दिन रात चौगुनी बढ़ गई। मतलब जैसे जैसे कई नया स्थानीय सरदार
का उदय होता था वो एक नई सीमा शुल्क की चौकी लगा देता था। हर छोटे बड़े शासक ने अपने इलाकों में आने वाली या उनसे गुजरने वाली वस्तुओं पर भारी सीमा शुल्क लगाकर अपनी आमदनी बढ़ाने की कोशिश की। इन सब कारणों का लंबी दूरी वाले व्यापार पर नुकसानदेह असर पड़ा। मतलब बार बार अगर सीमा शुल्क देना पड़ेगा तो व्यापार को नुकसान ही होगा। जिन राजनीतिक कारकों ने व्यापार को धक्का पहुंचाया उन्होंने शहरी उद्योगों को पर भी बुरा प्रभाव डाला। अनेक समृद्ध शहरों और उन्नत उद्योगों के केंद्रों को लूट लिया गया और उन्हें नष्ट कर दिया गया। दिल्ली को नादिर शाह ने लूटा। किसने? नादिर शाह ने। लाहौर, दिल्ली और मथुरा को अहमद शाह अब्दाली ने लूटा। आगरा को जाटों ने लूटा। सूरत और गुजरात के अन्य शहरों तथा दक्कन को मराठों ने लूटा और सर हिंद को सिखों ने लूटा। यह सिलसिला चलता रहा। इस प्रकार कहीं कहीं सामंत वर्ग और दरबार की ज़रूरतों को पूरा करने वाले दस्तकारों को अपने संरक्षकों की धन दौलत में कमी आने के कारण क्षति पहुंची। इससे आगरा और दिल्ली जैसे नगरों का पतन हुआ। आंतरिक और विदेशी व्यापार में गिरावट ने भी उन्हें देश के कुछ हिस्सों में धक्का पहुंचाया। इसके बावजूद देश के अन्य भागों में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के क्रियाकलापों के कारण यूरोप के साथ व्यापार करने के फलस्वरूप कुछ उद्योगों ने उन्नति की। बहरहाल नए दरबारों और नए सरदारों के आरवी भाव के कारण फैज़ाबाद, लखनऊ, वाराणसी और पटना जैसे नगरों का उदय हुआ। इससे दस्तकारी की हालत में थोड़ा सुधार हुआ। फिर भी भारत व्यापक विनिर्माण का देश बना रहा। उस समय भी अपनी दक्षता के कारण भारतीय दस्तकार सारे विश्व में प्रसिद्ध थे। तब भी भारत सूती और रेशमी कपड़े, चीनी, जूट, रंग सामग्रियों, खनिज तथा हथियारों, धातु के बर्तनों जैसे धातु के उत्पादनों और शोरा और तेलों का बड़े पैमाने पर उत्पादक था। अब देखिए, कपड़ा उद्योग के महत्वपूर्ण केंद्र उस समय कौन कौन से थे? बंगाल में ढाका और मुर्शिदाबाद, बिहार में पटना, गुजरात में सूरत, अहमदाबाद और भड़ोच, मध्य प्रदेश में चंदेरी, महाराष्ट्र में बुरहानपुर, उत्तर प्रदेश में जौनपुर, बनारस, लखनऊ और आगरा, पंजाब में मुल्तान और लाहौर, आंध्र प्रदेश में मछलीपत्तनम, औरंगाबाद, चिकाकोल और विशाखापत्तनम, कर्नाटक में बंगलुरु तथा तमिलनाडु में कोयम्बतूर और मदुरई। कश्मीर ऊनी वस्त्रों का केंद्र था। महाराष्ट्र, आंध्र और बंगाल में जहाज निर्माण उद्योग विकसित हुआ था। इस संबंध में भारतीयों की महान दक्षता के बारे में एक अंग्रेज पर्यवेक्षक ने लिखा है कि जहाज निर्माण में उन्होंने जितना सीखा उससे अधिक उन्हें पढ़ाया। यहाँ भारतीयों के बारे में बात हो रही है कि भारतीयों ने अंग्रेजों से जहाज निर्माण में जितना सीखा उससे अधिक उन्हें पढ़ाया। यूरोपीय कंपनियों ने अपने इस्तेमाल के लिए भारत में बने कई जहाज खरीदे। असल में 18वीं सदी के प्रारंभ में भारत विश्व व्यापार और उद्योग के प्रमुख केंद्रों में था। रूस के पीटर महान ने कहा था कि याद रखो कि भारत का वाणिज्य विश्व का वाणिज्य है और जो उस पर अधिकार कर सकेगा वही यूरोप का अधिनायक होगा। अब देखते हैं उस समय की शिक्षा के बारे में। तो 18वीं सदी के भारत में शिक्षा की पूरी तरह उपेक्षा नहीं की गई, मगर कुल मिलाकर वह त्रुटिपूर्ण थी। यह परंपरागत थी और पश्चिमी दुनिया में हुए द्रुत परिवर्तनों से उसका कोई संपर्क नहीं था। वह जो ज्ञान देती थी वही साहित्य, कानून, धर्म, दर्शन शास्त्र और तर्कशास्त्र तक ही सीमित था। उसने भौतिक और प्राकृतिक प्रौद्योगिकी और भूगोल के अध्ययन पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसने समाज के तथ्यगत और विवेकपूर्ण अध्ययन से कोई वास्ता नहीं रखा। सभी क्षेत्रों में मौलिक चिंतन को नापसंद किया गया और प्राचीन विद्या पर ही भरोसा किया गया। उच्च शिक्षा के केंद्र सारे देश में फैले हुए थे और आम तौर से उनको चलाने के लिए धन नवाब, राजा और धनी जमींदार देते थे। हिंदुओं में उच्च शिक्षा संस्कृत के माध्यम से होती थी और तत्कालीन राजभाषा होने के कारण फारसी की जो शिक्षा थी वो हिंदू और मुसलमान दोनों में समान रूप से लोकप्रिय थी। प्राथमिक शिक्षा काफ़ी व्यापक थी। हिंदुओं में प्राथमिक शिक्षा शहर और गांव की पाठशालाओं के जरिए दी जाती थी। मुसलमानों में यह काम मस्जिदों में स्थित मकदमों में मौलवी करते थे। युवा छात्रों को पढ़ने, लिखने और अंक गणित की शिक्षा दी जाती थी। यद्यपि प्राथमिक शिक्षा मुख्यतः ब्राह्मण, राजपूत और वैश्य जैसी उच्च जातियों तक ही सीमित थी, तथापि छोटी जातियों की भी कई लोग बहुधा उसे प्राप्त कर लेते थे। दिलचस्प बात यह है कि उस समय औसत साक्षरता ब्रिटिश शासनकाल की अपेक्षा कम नहीं थी। तो उस समय की जो साक्षरता थी 18वीं शताब्दी की, वो ब्रिटिश शासनकाल से कम नहीं थी।
इतना ही नहीं, 1813 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने भी लिखा था कि आमतौर पर यूरोप के किसी भी देश के लोगों के मुकाबले भारत के लोग पढ़ने लिखने और अंकगणित में अधिक प्रतिभाशाली थे। ये बात वॉरेन हेस्टिंग्स ने भी मानी थी। यद्यपि प्राथमिक शिक्षा का स्तर आधुनिक मानदंडों से अपर्याप्त था, तथापि उन दिनों के सीमित उद्देश्यों की दृष्टि से पर्याप्त था। तब शिक्षा का एक अत्यंत आनंददायक पहलू यह था कि समाज में शिक्षकों की काफ़ी प्रतिष्ठा थी। एक खराब बात यह भी थी कि लड़कियों को बिल्ले ही शिक्षा मिलती थी। यद्यपि उच्च जातियों की कुछ औरतें पढ़ी लिखी थी, जिसे एक अपवाद ही कहा जा सकता है। अब देखिए उस समय का सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन। 18वीं सदी में सामाजिक जीवन और संस्कृति की खास बातें जड़ता और भूतकाल पर निर्भर थी। शताब्दियों के दौरान विकसित थोड़ी बहुत सांस्कृतिक एकता के अलावा सारे देश में सांस्कृतिक और सामाजिक ढांचे समरूप नहीं थे। नहीं सभी हिंदू और सभी मुसलमान दो भिन्न समाजों में बटे हुए थे। लोग धर्म, क्षेत्र, कबीले, भाषा और जाति के आधार पर विभाजित थे। इतना ही नहीं, उच्च वर्गों जो कुल जनसंख्या के अनुपात में बहुत ही कम संख्या में थे कि सामाजिक जिंदगी और संस्कृति अनेक दृष्टियों से भिन्न जातियों की जिंदगी और संस्कृति से भिन्न थी। जाति हिंदुओं के सामाजिक जीवन की मुख्य विशेषता थी। हिंदू 4 वर्णों के अतिरिक्त अनगिनत जातियों में बटे हुए थे। जातियों का स्वरूप अलग अलग जगहों में अलग अलग था। जाति प्रथा ने लोगों का कोर विभाजन कर रखा था और सामाजिक क्रम में उनके स्थान स्थायी रूप से निश्चित कर दिए थे। ब्राह्मणों के नेतृत्व में उच्च जातियों ने सब सामाजिक प्रतिष्ठा और विशेषाधिकार पर अपना एकाधिकार कायम कर रखा था। जाति नियम अत्यंत कठोर थे। अंतरजातीय विवाहों की मनाही थी। विभिन्न जातियों के लोगों के साथ खाना खाने पर प्रतिबंध थे। कतिपय स्थितियों में उच्च जाति के लोग छोटी जातियों के लोगों का छुआ खाना नहीं खाते थे। बहुधा जातियां ही पेशे को निर्धारित करती थी। यद्यपि काफ़ी बड़े पैमाने पर अपवाद भी घटित होते थे। मसलन ब्राह्मण व्यापार में भी संलग्न थे तथा सरकारी सेवाओं में भी थे। कुछ के पास जमींदारी भी थी। इस तरह बहुत से शूद्र कहे जाने वाले लोग काफ़ी सफल और आर्थिक रूप से संपन्न थे तथा धन का उपयोग वे उच्च जातियों के लिए निर्धारित कर्मकांड में तथा सामाजिक प्रतिष्ठा पाने के लिए किया करते थे। इस तरह देश के कई हिस्सों में जातिगत हैसियत काफ़ी अस्थिर बन गई थी। जाति परिषदें, पंचायतें और जाति के प्रधान जुर्मानों, प्रायश्चित और जाति निष्कासन के द्वारा जाति के नियमों को सख्ती से लागू करते थे। 18वीं सदी के भारत में जाति एक बड़ी विभाजक शक्ति और विघटन का एक बड़ा तत्व थी। वर्तमान में भी यही हालात है। उसने बहुधा एक ही गांव या इलाके में रहने वाले हिंदुओं को अनेक अत्यंत छोटे समूहों में बांट रखा था। बेशक उच्च ओहदे या सत्ता प्राप्त कर किसी भी व्यक्ति के लिए ऊंचा सामाजिक दर्जा हासिल करना संभव था। ऐसा बहुत अधिक तो नहीं होता था, लेकिन कभी कभी कोई पूरी की पूरी जाति ही अपने जाति क्रम को ऊंचा उठाने में सफल हो जाती थी। मुसलमान भी जाति, नस्ल, कबीले और दर्जे की दृष्टि से कम विभाजित नहीं थे। जैसे हिंदू विभाजित थे वैसे मुसलमान भी विभाजित थे। हालांकि उनके धर्म ने सामाजिक समानता का निर्देश दिया था। धार्मिक मतभेदों के कारण शिया और सुन्नी सामंत यदाकदा झगड़ते थे। ईरानी, अफगानी, तुरानी और हिंदुस्तानी मुसलमान सामंत और अधिकारी बहुधा एक दूसरे से अलग रहते थे। इस्लाम स्वीकार करने वाली अनेक हिंदू अपनी जाति को नए धर्म में भी ले आए। वे उसकी विशिष्टताओं को व्यवहार में रखते थे, यद्यपि वे ऐसा पहले की अपेक्षा कम सख्ती से करते थे। इसके अलावा शरीफ मुसलमान, जिनमें सामंत, विद्वान और फौजी अफसर शामिल थे, और दूसरे थे अजलाफ मुसलमानों या निम्न वर्ग के मुसलमानों को उसी तरह से नीची निगाह से देखते थे। कौन? शरीफ मुसलमान अजलाफ मुसलमानों को, जैसे उच्च जाति के हिंदू नीची जाति के हिंदुओं को देखते थे। 18वीं सदी के भारत में परिवार की व्यवस्था पितृसत्तात्मक थी, यानी परिवार में वरिष्ठ पुरुष सदस्य का बोलबाला था और संपत्ति में दाएं भाग सिर्फ पुरुष को ही मिलता था। परंतु केरल के नायर समुदाय में परिवार क्या था? मातृ प्रधान था। कहाँ पे? केरल के नायर समुदाय में। केरल के बाहर औरतों पर पुरुषों का लगभग पूरा नियंत्रण होता था। उनसे आशा की जाती थी कि वे माताओं और पत्नियों की ही भूमिका निभाए। इन रूपों में उनको काफ़ी आदर सम्मान दिया जाता था। यहाँ तक कि युद्ध और अराजकता के समय भी औरतों को विरले तंग किया जाता था। उनके साथ आदरपूर्वक व्यवहार किया जाता था। 19वीं सदी के आरंभ में एक यूरोपीय पर्यटक एफ.जे. दुबाचे ने टिप्पणी की कि एक हिंदू औरत कहीं भी, यहाँ तक कि अत्यंत भीड़ भाड़ वाली जगहों में भी अकेले जा सकती है
और उसे अकर्मण्य आवारा लोगों की ढीठ निगाहों और दिल्लगियों का डर नहीं होता। ऐसा मकान जिसमें केवल औरतें रहती है एक ऐसा पवित्र स्थान है जिसकी मर्यादा भंग करने का ख्याल कोई अत्यंत निर्लज लंपट स्वप्न में भी नहीं ला सकता। मगर तत्कालीन औरतों का अपना कोई अलग व्यक्तित्व नहीं था। इसका यह मतलब नहीं है कि इसके अपवाद नहीं हुए। अहिल्याबाई ने इंदौर पर 1766 से 1796 तक बड़ी सफलता के साथ शासन किया था। 18वीं सदी की राजनीति में कई अन्य हिंदू और मुसलमान महिलाओं ने महत्वपूर्ण भूमिकाएं अदा की। उच्च वर्गों की महिलाओं को घर से बाहर काम नहीं करना होता था, मगर कृषक औरतें आमतौर पर खेतों में काम करती थी और गरीब वर्ग की औरतें परिवार की आमदनी को पूरा करने के लिए बहुधा अपने घरों से बाहर जाकर काम करती थी। पर्दा अधिकतर उत्तर भारत के उच्च वर्गों में ही प्रचलित थी। पर्दा प्रथा दक्षिण भारत में पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। लड़के लड़कियों को एक दूसरे से मिलने जुलने नहीं दिया जाता था। सभी शादियां परिवार के प्रधान तय करते थे। पुरुषों को एक से अधिक पत्नियां रखने की इजाज़त थी, मगर समृद्ध लोगों को छोड़कर पुरुष सामान्यतया एक ही पत्नी रखते थे। दूसरी ओर एक औरत से आशा रखी जाती थी कि वह अपनी ज़िंदगी में सिर्फ एक बार ही शादी करेगी। बाल विवाह प्रथा सारे देश में प्रचलित थी। कभी कभी बच्चों की शादी केवल 3 या 4 वर्ष की उम्र में ही कर दी जाती थी। उच्च वर्गों में शादियों पर भारी भरकम खर्च करने और दुल्हन को दहेज देने की कुप्रथा प्रचलित थी। दहेज की कुप्रथा खासकर बंगाल और राजपूताना वर्तमान राजस्थान में व्यापक रूप से प्रचलित थी। महाराष्ट्र में उसे कुछ हद तक पेशवा ने प्रभावशाली ढंग से दबा दिया। जाति प्रथा के अतिरिक्त 18वीं सदी के भारत की 2 बड़ी सामाजिक कुरीतियां थी। एक थी सती प्रथा और दूसरी थी विधवाओं की खराब अवस्था। सती प्रथा के अंतर्गत एक विधवा अपने मृत पति के शव के साथ जल मरती थी। वह अधिकतर राजपूताना, बंगाल और उत्तरी भारत के अन्य हिस्सों में प्रचलित थी। सती प्रथा दक्षिण भारत में प्रचलित नहीं थी। मराठों ने भी उसे बढ़ावा नहीं दिया। राजपूताना और बंगाल में भी सती प्रथा का प्रचलन केवल राजाओं, सरदारों, बड़े जमींदारों और उच्च जातियों की विधवाएं फिर से शादी नहीं कर सकती थी। यद्यपि कुछ क्षेत्रों और कुछ जातियों, उदाहरण के लिए महाराष्ट्र के गैर ब्राह्मणों, जाट और उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्र के लोगों में विधवा पुनः विवाह काफ़ी प्रचलित था। हिंदू विधवा की अवस्था आमतौर से दयनीय होती थी। उसके कपड़े, भोजन, आने जाने आदि पर सब प्रकार के प्रतिबंध होते थे। आमतौर से आशा की जाती थी कि वह सांसारिक सुखों को त्याग देगी और अपने पति या भाई के परिवार के सदस्यों की निस्वार्थ सेवा करेगी। भारतीय विधवाओं के दिन और कठोर जीवन को देखकर संवेदनशील बहुधा द्रवित हो जाते थे। आमेर के राजा सवाई जय सिंह और मराठा सेनापति परशुराम भाव ने विधवा पुनः विवाह को बढ़ावा देने की कोशिश की, मगर वे असफल रहे। 18वीं सदी के दौरान सांस्कृतिक दृष्टि से भारत में दुर्बलता के लक्षण दिखाई पड़े। मुगल शैली के अनेक चित्रकार प्रांतीय दरबारों में चले गए और हैदराबाद, लखनऊ, कश्मीर और पटना में चमके। साथ ही चित्रकारी की नई शैलियों का जन्म हुआ और उन्होंने उपलब्धियां प्राप्त की। कांगड़ा और राजपूत शैलियों के चित्रों ने नई तेजस्विता और रुचि प्रदर्शित की। वास्तुकला के क्षेत्र में लखनऊ का इमामबाड़ा तकनीक की निपुणता नगर वास्तुकलात्मक रुचि में अपकर्ष को प्रदर्शित करता है। दूसरी ओर जयपुर शहर और उसकी इमारतें ओजस्विता की निरंतरता के उदाहरण हैं। 18वीं सदी में संगीत विकसित होता और फलता फूलता रहा। इस क्षेत्र में मोहम्मद शाह के शासनकाल में महत्वपूर्ण प्रगति हुई। संगीत के क्षेत्र में 18वीं सदी के साहित्यिक जीवन का एक उल्लेखनीय पहलू था उर्दू भाषा का प्रसार और उर्दू कविता का जोरदार विकास। उर्दू धीरे धीरे उत्तर भारत के उच्च वर्गों के परस्पर सामाजिक संपर्क का माध्यम बन गई। यद्यपि उर्दू कविता की भी वही कमजोरियां थी जो अन्य भारतीय भाषाओं के समसामयिक साहित्य की थी। उसने मीर, सौदा, नजीर और 19वीं सदी की महान प्रतिभा मिर्ज़ा गालिब जैसे प्रखर कवियों को पैदा किया। इसी प्रकार मलयालम साहित्य में भी पुनर्जीवन देखा गया। यह विशेषकर त्रावणकोर शासकों मार्तंड वर्मा और राम वर्मा के संरक्षण में हुआ। केरल का एक महान कवि कुंचन नंबियार इसी समय हुआ, जिसने आम बोलचाल की भाषा में जनप्रिय कविता लिखी। 18वीं सदी के केरल में कथाकली साहित्य, नाटक और नृत्य का भी पूर्ण विकास हुआ। अनोखी वास्तुकला और भित्ति चित्रों वाला पद्मनाभना राजप्रसाद भी 18वीं शताब्दी में ही बनाया गया। पद्मनाभना राजप्रसाद भी कब बनाया गया? 18वीं शताब्दी में ही बनाया गया। तायू मानबर 1706 से 1744 तमिल में सितर काव्य का एक उत्कृष्ट प्रवर्तक था।
अन्य सितर कवियों की तरह उसने मंदिर शासन तथा जाति प्रथा की कुरीतियों का विरोध किया। असम में साहित्य अहम राजाओं के संरक्षण में विकसित हुआ। कौन से राजा? अहम राजा। गुजरात के एक महान गीतकार दयाराम ने 18वीं सदी के उत्तरार्ध में अपनी रचनाएं लिखी। पंजाबी के मशहूर प्रेम महाकाव्य हीर रांझा की रचना वारिस शाह ने इसी काल में की थी। तो हीर रांझा का रचनाकार कौन था? वारिस शाह। सिंधी साहित्य के लिए 18वीं शताब्दी विशाल उपलब्धियों की अवधि थी। इसी दौरान शाह अब्दुल लतीफ ने अपना प्रसिद्ध कविता संग्रह रिसालो रचा। शाह अब्दुल लतीफ ने क्या रचा? रिसालो। सचल और सामी इस शताब्दी के अन्य महान सिंधी कवि थे। भारतीय संस्कृति की मुख्य कमजोरी विज्ञान के क्षेत्र में थी। सारी 18वीं शताब्दी के दौरान भारत पश्चिमी देशों से विज्ञान और प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी के मामले में काफ़ी पिछड़ा रहा। विज्ञान के क्षेत्र में कमजोरी उस समय के अत्यंत विकसित देश द्वारा भारत को पूरी तरह गुलाम बनाए जाने के लिए बहुत दूर तक जिम्मेदार थी। सत्ता और संपदा के लिए संघर्ष, आर्थिक पतन, सामाजिक पिछड़ापन और सांस्कृतिक जड़ता ने भारतीय जनता के एक बड़े भाग के चरित्र बल पर गहरा और नुकसानदेह असर डाला। खासकर सामंत जो थे वो अपने व्यक्तिगत और सार्वजनिक जीवन में बहुत पतित हो गए थे। निष्ठा, कृतज्ञता और वचनबद्धता के सद्गुण स्वार्थता की प्रमुखता होने के कारण खत्म हो गए। अनेक सामंत अमानवोचित दुर्गुणों और अत्यधिक विलास के शिकार हो गए। उनमें से अनेक ने अपने ओहदों का फायदा उठाकर घूस लिया। आश्चर्य की बात है कि आम जनता बहुत हद तक भ्रष्ट नहीं हुई थी। जनता में ऊंचे दर्जे की व्यक्तिगत ईमानदारी और नैतिकता थी। उदाहरण के लिए विख्यात ब्रिटिश अधिकारी जॉन कॉम ने 1821 में टिप्पणी की थी कि मैं किसी अन्य महान जनसंख्या का उदाहरण नहीं जानता जिसने समान परिस्थितियों में उथल पुथल और निरंकुश शासन के इस तरह के काल में इतने सद्गुणों और खूबियों को संजोए रखा हो जो यहाँ के अधिकांश देशवासियों में पाई जाती है। खासकर उसने चोरी, मदासक्ति और हिंसा जैसे आम दुर्गुणों के अभाव की प्रशंसा की। इसी प्रकार कानफई नामक एक अन्य यूरोपियों ने लिखा कि नैतिकता के उनके नियम उदार हैं। सत्कार और परोपकार उनमें न केवल जोरदार रूप से भरा पड़ा है बल्कि मेरा विश्वास है कि उन्हें कहीं भी उतने व्यापक रूप से व्यवहार में नहीं देखा जाता जितना हिंदुओं में। किसको? सत्कार और परोपकार को। हिंदू और मुसलमानों के संबंधों की बात करें तो हिंदू और मुसलमानों में मित्रतापूर्ण संबंध 18वीं सदी के जीवन की एक बड़ी विशेषता थी। यद्यपि तत्कालीन सामंत और सरदार आपस में अनवरत लड़ते रहे, उनकी लड़ाइयाँ उनके गठजोड़ विरले ही धर्म के भेदभाव पर आधारित थे, खुद के निजी स्वार्थ पर आधारित थे। दूसरे शब्दों में उनकी राजनीति मूलतः धर्मनिरपेक्ष थी। असल में देश के अंदर शायद ही सांप्रदायिक कटुता या धार्मिक असहिष्णुता थी। छोटे सभी लोग एक दूसरे के धर्म की इज्जत करते थे। देश में सहिष्णुता यहाँ तक कि मेलजोल की भावना विद्यमान थी। हिंदू और मुसलमानों के पारस्परिक संबंध भाईचारे के थे। यह कथन विशेषकर गांवों और शहरों की आम जनता के लिए सही था, जो धर्म के भेदभाव का ख्याल किए बिना एक दूसरे के सुख दुख में पूरी तरह हिस्सा लेती थी। अजमेर में शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के पवित्र स्थान की वित्तीय मदद मराठा लोग भी करते थे। ये धर्मनिरपेक्षता के उदाहरण हैं शासकों के। नागौर के शेख शाहुल हामिद के पवित्र स्थान की मदद तंजोरा के राजा किया करते थे। हम पहले देख चुके हैं कि टीपू श्रृंगेरी के मंदिर तथा अन्य मंदिरों को भी आर्थिक मदद दिया करता था। यह उल्लेखनीय बात है कि 19वीं सदी के पूर्वार्ध के सबसे महान भारतीय राजा राम मोहन राय हिंदू और इस्लामी दार्शनिक तथा धार्मिक सिद्धांतों से समान रूप से प्रभावित थे। मतलब राजा राम मोहन राय हिंदू दार्शनिक और धार्मिक सिद्धांतों से उतने ही प्रभावित थे जितने मुस्लिम दार्शनिक और धार्मिक सिद्धांतों से। तो आज हमने देखा 18वीं सदी में भारत में सामाजिक, आर्थिक और शिक्षा का स्तर क्या था, जीवन कैसा था लोगों का। ये 18वीं सदी के अंतर्गत लोगों का जीवन, सामाजिक आर्थिक व्यवस्था कैसी थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।